वेलकम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि है मोशन इन ए प्लेन। तो चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। अभी हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन फिनिश किया है चैप्टर 3 में। कई प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, कई प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, जिनका जवाब सिर्फ 2-3 बच्चों ने भी भेजा है। उम्मीद करते हैं आजकल में सभी बच्चे भेज देंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को देखते हैं। अब इस चैप्टर 4 में यहां पर हमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना होगा। मैंने पहले बताया था, एक सर्किल को एक प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है, सर्कुलर मोशन जो है, एक प्लेनर मोशन का या मोशन इन ए प्लेन का एक्सीलेंट एग्जांपल हुआ। ठीक है। दूसरी, हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर ग्राउंड से किसी बॉडी को हम अगर एक सर्टेन एंगल पर थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ होता है, और प्रोजेक्ट किए जाने के बाद वो बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस पर आकर के फिर से ग्राउंड को हिट करती है, और इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो पाथ पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, ये भी एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इस चैप्टर में विशेष रूप से हम 2 चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ये हमारे टॉपिक्स होंगे, इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स होंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले हमें स्केलर्स और वेक्टर्स का ज्ञान होना जरूरी है। और इनका नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 9th क्लास से ही आपने इनका नाम किसी टीचर के द्वारा सुना होगा। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जिनके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया, इनमें से बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो डायरेक्शन लेस होते हैं। वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। जैसे किसी बॉडी के मास की बात करें, कुछ किलोग्राम मास है अगर, तो इसमें डायरेक्शन का तो कहीं कोई चक्कर है ही नहीं। ठीक है। वॉल्यूम की बात करी जाए, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है। किसी मटेरियल की डेंसिटी जो है, दैट इज सच ए क्वांटिटी जो कि स्केलर कहलाएगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा और जिक्र करेंगे, क्योंकि बात उठती है कि ये तो एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करती है वायर से होकर के। तो हम जानेंगे कि एक इस क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और स्केलर होने के लिए। तो एक बात तो तय है, इसमें मैग्नीट्यूड होती है। चूंकि ये वेक्टर के कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है कि स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। ठीक है। टेम्परेचर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और भी कई फिजिकल क्वांटिटी जो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यू होती है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर्स क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitudes only, which have magnitudes only. As for example, mass, length, time, electric current, temperature, etc. Such quantities do not have any direction. ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई पहली क्वांटिटी जो स्केलर्स। दूसरा, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है।
न सिर्फ डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, बल्कि आगे आने वाले समय में हम वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो क्वांटिटीज जो वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, वो क्वांटिटी जो है वेक्टर की श्रेणी में, वेक्टर के क्लास में, फैमिली में रखे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitudes, direction, and which follows the rules of vector addition and subtraction तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होता है, साथ ही जिनको हम वेक्टर रूल ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन, जिनको आने वाले समय में हम सीखेंगे, कुछ हो सकता है आज ही जाने, इसी लेक्चर में जाने, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज के रूप में रखेंगे और उनको वेक्टर मानेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, etc। ये वो कुछ क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर कहलाती हैं, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स की श्रेणी में आएंगे, और भी कई क्वांटिटीज हैं जो स्केलर्स कहलाएंगे। आपने समझ लिया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर्स के बारे में सारी कहानी पढ़ेंगे हम लोग आज के लेक्चर में, कम से कम आने वाले 1-2 लेक्चर में भी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, जिस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन की मदद लेते हैं और उस स्ट्रेट लाइन के सामने एक एरो हेड डाल देते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर इज और ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए लाइन। एक लाइन की मदद से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की मदद से, जिसके फ्रंटल पोर्शन में एक हम एरो हेड लगा देते हैं। ठीक है, इस लाइन की जो लेंथ होती है वो उस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे ये फोर्स को रिप्रेजेंट करे, मोमेंटम को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को, व्हाटसोएवर इज द फिजिकल क्वांटिटी जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन और ये एरो। तो इस लाइन की जो लेंथ होती है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसकी लेंथ जो है मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो हेड। एरो हेड की दिशा जो है, तीर की जो दिशा है, ये बतलाती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी, चूंकि ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो एरो हेड की दिशा बताती है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर है, किधर की ओर वो ओरिएंटेड है। अगर फोर्स है तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स है, वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, अगर हमने
इधर की ओर शो कर दिया तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जिधर भी तीर शो कर दिया जाए जिस दिशा में भी, वो तीर की दिशा बतलाती है कि वेक्टर की दिशा क्या है। और इस लाइन की लेंथ जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और उसकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जरा इस बात को ठीक से समझ लो। मान लो कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर रहा है जिसका ये टेल पोर्शन है, ये मान लो दिस पॉइंट इज ए, दिस वन इज बी, तो ये टेल कहलाता है। वेक्टर का क्या कहलाएगा? ये टेल कहलाएगा और ये हेड कहलाएगा। तो सपोज करो कि एक डिस्प्लेसमेंट है जो 50 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है एक सर्टेन डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू बी 50 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड पे, और एक लाइन की मदद से, एक लाइन लेंथ की मदद से। तो अब तुम देखो, अब इस लाइन की लेंथ 50 किलोमीटर तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि 10 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 10 किलोमीटर। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर का लाइन लेंथ है तो प्रत्येक 10 सेंटीमीटर जो है ये 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया 0, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर। यदि हम मान लें कि ये इतनी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो ये 50 सेंटीमीटर की लेंथ जो हो गई ए से लेकर के बी तक की, ये 50 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस लाइन, the length of this straight line, ठीक है। तो किसी वेक्टर का ये जो लेंथ है, ये स्ट्रेट लाइन की जिसके द्वारा वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी जो लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड बतलाती है और तीर की दिशा उसका डायरेक्शन बताती है, ठीक है। अब हम कुछ खास तरह के वेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर तो जैसा नाम से क्लियर है कि द वेक्टर, ए वेक्टर विच गिव्स इंफॉर्मेशन विच रिप्रेजेंट्स, कर लो, which represents the position of an object, position of an object with respect to origin, with respect to origin। origin के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पर है। मान लो कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमने लिया, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता रहा है, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर इज आवर ओरिजिन। तो ओरिजिन से सपोज करो कि एक पॉइंट जो है इस प्लेन में यहां पर है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करें, तो ओ से पी को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है और ये जो ओपी वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ओपी वेक्टर जो है पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो गई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, चाहे वो प्लेन में हो या स्पेस में हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, यहां हमने प्लेन में लिया है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को, हम उसकी पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे एक लाइन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओपी लाइन जो है यहां पर पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो गई, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कुछ इंफॉर्मेशन छुपाए हुए हैं अपने में, तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं। तो द पोजीशन वेक्टर्स, जिसको हम शॉर्ट में पीवी से डिनोट करते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट gives 2 informations,
इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन ये देता है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है। तो इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ the object from the origin, दूसरा ये बताता है कि P पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो किस डायरेक्शन में है। सपोज करो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जैसा साफ दिख रहा है ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, मान लो ये थीटा एंगल बना करके है। तो अगर थीटा हमें मालूम हो तो इसका मतलब कि P पॉइंट जो है थीटा एंगल बना करके एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में है। तो अगर थीटा मालूम है तो यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट का जो कि इस प्लेन में लोकेटेड है इसका हमने ओरिएंटेशन भी मालूम कर लिया, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी मालूम कर लिया। तो इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और दूसरा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट the direction of the object in a space or in plane wherever this point object is lying। ठीक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन से इस पॉइंट P की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्टेंस है ये बता रही है कि ये कितनी दूरी पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और दूसरा थीटा एंगल अगर आपको मालूम है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कितने एंगल पर इंक्लाइन होकर के वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में लोकेटेड है, प्लेन में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन जो है ये पोजीशन वेक्टर अपने आप में समेटे हुए हैं। और हम कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज OP। ध्यान देना, अब इस पोजीशन वेक्टर को हम OP से रिप्रेजेंट करेंगे और जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ओवरहेड एक तीर लगा देंगे और इस तीर की दिशा हमेशा ही दाहिनी ओर दिखाई जाएगी, भूल कर भी लेफ्ट साइड में इस तीर की दिशा नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, इसका ख्याल रखना। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर तो समझ लिया, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है यानी कि वो डिस्प्लेस हो रहा है, तब हम उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये जो भी वेक्टर है इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ change in position of an object, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है चेंज इन पोजीशन की, उसके बारे में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें इंफॉर्म करता है। ठीक है, तो वैसे ही सपोज करो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट, यहां अगर ओरिजिन है, सपोज करो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां था, पहले P पॉइंट पर था और ये ऑब्जेक्ट मूव करके शिफ्ट होकर के यहां आ गया। तो जब P पॉइंट पर था तो इसकी कुछ पोजीशन होगी, ये हो गई इसकी पोजीशन वेक्टर OP। जब ये P पॉइंट पर था तो OP इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई। क्लियर है? अब OP को मान लो कि ये R1 पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट के, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है यहां से इसी प्लेन पर चलते हुए सपोज करो कि यहां आ गया, पॉइंट Q पर आ गया, लोकेशन Q पर आ गया कुछ देर के बाद। ठीक, जब Q पर आ गया तो इसकी पोजीशन वेक्टर शिफ्ट हो जाएगी, OP जो पोजीशन वेक्टर थी वो शिफ्ट होकर के अब OQ पर आ गई।
तो इसकी पोजीशन वेक्टर शिफ्ट होकर के OQ हो गई, और मान लो कि ये स्मॉल r2 से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो पोजीशन में जो चेंज हुआ P से Q पर, तो इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, बोलो द चेंज इन पोजीशन टुक प्लेस इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम P को Q से ज्वाइन कर दे एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ये थोड़ा सा, तो ये जो वेक्टर हुआ कौन सा, PQ वेक्टर, PQ वेक्टर जो है, ये जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसकी जो लेंथ है ये कितना होगा, तो आने वाले समय में जब जान जाओगे ठीक से कि वेक्टर रूल ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे हम करते हैं, अभी बस ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। तो ये जो PQ होगा ये चेंज इन पोजीशन बता रहा है। तो इनिशियल पोजीशन R1 थी, फाइनल पोजीशन R2। तो एक्चुअल में ये जो PQ वेक्टर है दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। PQ वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड होगी, मॉडुलस होगी, वो भी अभी हमें बताने को है, ठीक है। तो ये रहा PQ वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो बता रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। अब हम जानते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स, दो या दो से अधिक वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल तब कहलाते हैं जब वो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो। मतलब कि दो वेक्टर्स यदि मैग्नीट्यूड में भी सेम हो, डायरेक्शन में भी सेम हो, वो पैरेलल भी हो सकते हैं, तो ऐसे टू वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो two vectors are said to be equal vectors if their magnitudes as well as directions both are same। तो ऐसे वेक्टर्स जो हैं इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। सपोज करो कि एक वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर A, एक दूसरा वेक्टर है सेम लेंथ का, सेम डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ। ध्यान देना, अगर इस वेक्टर की लेंथ और ये दूसरा वाला वेक्टर अगर इसे B मान ले हम, यदि दोनों की लेंथ जो है सेम है, डायरेक्शन तो सेम दिख ही रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। और इनको हम समझ के बाद अब हम जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर, तो ध्यान देना इक्वल वेक्टर्स में दो वेक्टर कोई जरूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल एक दूसरे पर कोइंसाइड करें। पैरेलल वेक्टर्स एक्टिंग द सेम डायरेक्शन एंड उनके लेंथ जो है वो भी अगर सेम है, तो ऐसी स्थिति में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मतलब कि इक्वल, हर तरीके से इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, तो द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर having the same magnitude but acting in opposite direction। तो दूसरा ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर is that whose magnitude is same as that of the given vector but have
but has opposite direction. एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे गिवन वेक्टर के इक्वल है। तो सपोज करो कि एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ठीक है। एक दूसरी वेक्टर है वेक्टर बी, क्लियर है। अब तुम एक चीज देखो, ये वेक्टर ए जो है सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। अब ये जो वेक्टर बी है, यदि इसकी लंबाई ए के बराबर ही, मतलब ये लाइन लेंथ और ये लाइन लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ये वेक्टर जो है ये क्या कहलाएगा, बी जो है ए का नेगेटिव कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू -a। तो बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर ए। तो इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बी हो गया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेंथ सेम रहा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वैल्यू कितनी है वेक्टर की, ठीक है। वी आर कंसर्न ओनली विथ मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, द मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is called its modulus, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, सपोज करो कि एक वेक्टर है और ये फोर्स है, सपोज ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 50 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 क्या हुआ, इसका मॉडुलस हो गया, ठीक है। ये फोर्स की जगह कुछ और हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर है मान लो अगर, ठीक है। सपोज करो कि 20 मीटर पर सेकेंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 क्या हो गई, 20 इज द मैग्नीट्यूड। अब उसके डायरेक्शन से मैं मतलब नहीं है, वी विल ओनली बी कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड। तो जब हम किसी वेक्टर की मॉडुलस की बात करते हैं तो इट कैन बी टू रिप्रेजेंट दिस, टू रिप्रेजेंट the modulus vector, to represent the modulus of a vector A, we place it between टू लाइंस। इसको हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं दो लाइंस के बीच में। ये देखो, ये टू वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किया गया, इसके बीच में अगर किसी वेक्टर को रख दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि अब हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। वी वांट द इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। तो दो खंभों के बीच में, दो लाइंस के बीच में अगर किसी भी वेक्टर को पुट कर दिया जाए तो ये अंडरस्टूड है कि यहां सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, ना कि उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो जहां कहीं भी ऐसा देखना, समझ लेना कि उस वेक्टर की, किस वेक्टर की, जिसको इन दोनों खंभों के बीच रखा गया है, जिस वेक्टर को इन दोनों लाइंस के बीच में प्लेस किया गया है, हम इसकी सिर्फ वैल्यू से कंसर्न्ड है, इसके डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मॉडुलस ए का मतलब सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ये सब हम लोग आगे आने वाले समय में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जाने यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जैसा नाम से क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर of a unit vector is a vector of magnitude 1 and which acts
in a fixed direction, in a certain direction, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है। सपोज करो कि ये एक वेक्टर है और इसकी लाइन लेंथ को हम 1 यूनिट मान लें, तो इसकी लाइन लेंथ अगर 1 यूनिट की है तो तुम देख रहे हो कि तीर जो है बता रहा है कि इसकी एक सर्टेन डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हुआ, एक यूनिट वेक्टर हुआ। तो इसकी मान लो कि एक वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, एक कैप जो है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान देना, एक यूनिट वेक्टर को हम जनरली उसके ऊपर, उस वेक्टर के ऊपर एक कैप के द्वारा शो करते हैं, जिसको हम हेड भी कहते हैं, ठीक है। ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट वेक्टर ए इज written as, is represented as a hat। ध्यान देना, ऐसा तीर नहीं देते हैं, वैसे दे दिया तो गलत नहीं है, लेकिन किसी वेक्टर ए को उसका अगर हमें यूनिट वेक्टर के, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर हम एक हैट डालते हैं या कैप पढ़ते हैं इसको, और ये साफ रिप्रेजेंट, ये जो है साफ क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर बी है, उसके ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ है, तो समझ लेना कि ये एक यूनिट वेक्टर बता रहा है, मतलब इसकी मॉडुलस कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर ए है, तो इसकी मॉडुलस कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर है। तो ये अगर एक वेक्टर है ए कैप, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन हो गई, एक सर्टेन डायरेक्शन हो गई, और इसकी जो लाइन लेंथ है, जिसके द्वारा, जिस लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसकी लंबाई 1 होगी, जिसको हम ऐसे शो करेंगे, ए का मॉडुलस जो है वो 1 होगा। क्लियर है। अच्छा, किसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालनी हो, मान लो कि एक वेक्टर है ए, तो इन ऑर्डर टू फाइंड the unit vector along a given vector A, what we do, we divide the vector by its own modulus, ठीक है। तो सपोज करो कि एक वेक्टर ए है, मान लो कि ये एक वेक्टर ए है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसकी कुछ लंबाई है, मान लो कि वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 50 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में ही अगर हम यूनिट वेक्टर चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसी वेक्टर को इसी की मॉडुलस से, यानी कि अगर 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या देगा, 50-50 कट जाएगा, और इस डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर ए कैप जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। किसी भी वेक्टर को उसी की मॉडुलस से यदि डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करना हो, तो उस वेक्टर को आप उसी वेक्टर की मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। तो ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर है जिसकी एक सर्टेन डायरेक्शन तो होती है, लेकिन उस डायरेक्शन में उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, अब कोप्लेनर वेक्टर की बात करें, कोप्लेनर वेक्टर की बात करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, vectors which act in a plane, the vectors which act in a plane
बहुत सारे वेक्टर्स हैं। सपोज करो कि एक वेक्टर ये हमने ड्रॉ कर दिया, मान लो ये रिप्रेजेंट कर ए को, एक दूसरा वेक्टर है बी इधर हो गया, ठीक है, हमें अब इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से मतलब नहीं, एक वेक्टर हो गया, तीसरा सी हो गया, ठीक है। ये सभी वेक्टर्स जो हैं तुम देख रहे हो कि इस बोर्ड वाली प्लेन में हमने ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये सभी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, एक कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच एक्ट इन ए प्लेन, इन ए सिंगल प्लेन, जैसा कि दिखलाया गया, ये सभी सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट, कोलिनियर वेक्टर्स, vectors which act, vectors which act, which either act, which either act in the same direction, which either act along the same line, along the same line, act along the same line or along parallel lines, or along parallel lines, or along parallel lines, ठीक है। तो वो वेक्टर्स जो या तो सेम लाइन के लॉन्ग एक्ट करें या पैरेलल लाइंस के लॉन्ग एक्ट करते हैं, वो सभी कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। आर called collinear vectors, collinear vectors are called collinear vectors। अब जैसे देखो, एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, सपोज करो कि वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और एक वेक्टर जो है या तो इसके पैरेलल एक्ट कर रहा है, दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, या फिर सेम लाइन में एक्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएंगे? ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे और दोनों जो है कोलिनियर वेक्टर्स भी कहलाएंगे, ठीक है। तुम ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है एक लाइन, ये पैरेलल भी हो सकते हैं। तो ये जो पैरेलल वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर वेक्टर्स भी कहलाएंगे और आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है? ये अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि बी वेक्टर जो है वो इधर की ओर है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये भी क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। वेक्टर ए और बी ये भी कोलिनियर हुए, ये भी कोलिनियर हुए। अंतर यही है कि ये दोनों तो पैरेलल वेक्टर्स हुए और ये दोनों जो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। क्लियर है?